Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to continue with the chapter number 7 of unit number 3 of Indian Economic Development of Economics. In the last video, we are done with the measures to control the environment degradation. The topic was about that how we can control this environment degradation in an economy. The basic solutions were that we can control the population. Excess of population leads to over exploitation of resources. कि अगर एक फैमिली में बच्चे ज्यादा होंगे तो वहां पर रिसोर्सेज जल्दी कंज्यूम होंगे और उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी. तो ये आपकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है. वही कि बढ़ती पॉपुलेशन के अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लाइक डिफॉरेस्ट्रेशन. बढ़ती पॉपुलेशन का मतलब है कि उनके लिए रहने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो जंगल काटने पड़ेंगे आपको. अल्टीमेटली लीड्स टू सो मैनी ड्रॉबैक्स, सो मैनी लिमिटेशंस. सेकेंड इज द पॉल्यूशन कंट्रोल, कि आपको अपनी कंट्री के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपकी कंट्री के अंदर ये जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो कम हो सके. क्योंकि ये पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन की वजह से जितने भी चीजें हो सकती हैं वो सब एनवायरमेंट को ही डैमेज करती है. एंड वी द ह्यूमंस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लेवल को डिग्रेड कर रही हैं, की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं. एंड वी शुड शिफ्ट आवरसेल्फ टू अ क्लीनर वर्जन ऑफ फ्यूल्स on those things which can emit lesser and lesser pollution. तो वही चीज कि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट्स पे स्विच करना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूट्स पॉल्यूशन बहुत कम करती हो या एनवायरमेंट फ्रेंडली हो. तीसरा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. गरीबी की वजह से भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होती है. शायद कुछ लोग इसमें लिंक ना ढूंढ पाए. लिंक कुछ ऐसे है गाइस कि जब लोग गरीब होते हैं तो गरीब लोग यूजुअली वही खाना पकाने के लिए फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं एंड एग्रीकल्चर वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो अगेन पॉल्यूशन करती है. आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज के अंदर यूजुअली एक कन्वेंशनल चूल्हा चलाया जाता है जो बहुत सारा पॉल्यूशन एमिट करता है, जिससे एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी आपकी डिग्रेड होती है. तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, आपको गरीबी कम करनी चाहिए. चौथा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मासेस. तो लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों में एक तरीके की नॉलेज उनको पास ऑन की जाए कि लुक, इफ यू बर्न दिस थिंग, इफ यू यूज दिस थिंग, इफ यू ड्राइव दिस थिंग, देन दैट विल कॉज पॉल्यूशन और दैट विल लूज द प्योरनेस ऑफ एनवायरमेंट, द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट विच यू हैव. सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन is a challenge to India's environment which can be solved only by active participation of people. Media, formal and informal channels of education system can help to achieve this. तो वही कि जो प्रिंट मीडिया है, वर्चुअल मीडिया है, वही अवेयरनेस फैला सकती है क्योंकि वो मास कवरेज करती है. पांचवा पॉइंट था हमारा मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि हमारे आसपास ये जितना भी सॉलिड वेस्ट है, फ्रॉम पॉलिथीन, पेपर्स एंड the waste created by animals and humans,
उसको डंप करने के लिए या उसे रिसाइकल करने के लिए या उसे कहीं पर जाके स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं है। वही कि अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं तो आपकी सिटी के आसपास या किसी आउटस्कर्ट के अंदर आप डेफिनेटली एक कूड़े के पहाड़ देख सकते होंगे बड़े बड़े, क्योंकि वहां पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है। 6th पॉइंट, डेवलपिंग अर्बन एरियाज। बढ़ते हुए अर्बन एरियाज भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अब नए नए अगर अर्बन एरियाज बनेंगे, अब ये नए अर्बन एरियाज यूजुअली डिफॉरेस्टेशन से बनते हैं, जिसमें अलग अपनी इंडस्ट्री सेटअप होती है जो और पॉल्यूशन क्रिएट करती है। वहां पर रहने वाले लोग वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो सब स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। सूटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ऐसा पैटर्न बनाएं जो एनवायरनमेंट को सूट करता हो, एनवायरनमेंट को बेनिफिट करता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बायोलॉजिकल साइकिल है, एक जो नेचुरल इकोलॉजिकल जो साइकिल है, उसको डिस्टर्ब ना करता हो। हम ऐसा एक इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न बनाए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म आपने पहले भी साइंस में पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो ये प्रेजेंट करती है दैट वी शुड यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट दे वुड बी अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। कि हम उनको आज की डेट में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे, फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। एंड दे बोथ आर नीड ऑफ ईच अदर। हैंस डेवलपमेंट that ignores its repercussion on the environment will destroy the environment that sustains life forms। कि ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, इसका जो रिपरकशन होगा, रिपरकशन का मतलब कि वे एक एक्शन की वजह से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। What is needed is sustainable development. Development that will allow all future generations to have potential average quality of that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation. कि लगभग उतना ही उनके पास भी अवेलेबल हो, फ्यूचर जनरेशन वालों के पास, जितना करंट जनरेशन के पास अवेलेबल है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was emphasized by United Nations Conference on Environment and Development, which defined it as development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को कुछ इस तरीके से पूरा करें कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है वो भी आपकी पूरी हो और उनको कॉम्प्रोमाइजेस ना करने पड़े। 10 Sustainable development refers to the development strategy
to meet the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स इस तरीके से पूरी की जाए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हों. It enables all generations, present and future, to make the best use of the resources. कि दोनों ही जनरेशंस को ये चीज पास ऑन की जाए दैट वी शुड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेस एट ऑप्टिमम लेवल. तीसरा, इट स्ट्रेसेस दैट present generation should leave to the next generation a stock of quality of life assets no less than what they have inherited. Simple. तो जो उनको पीछे से मिला है प्रेजेंट जनरेशन वालों को, वो उतना ही आगे भी पास ऑन करे, उससे कम नहीं. रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल which can be measured in terms of increased real income, educational services, healthcare, water supply, sanitation, etc. कि भाई इन सारी चीजों को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि वो आगे भी बची रहे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड्स that minimize environmental degradation, social inability, resource depletion, etc. तो वही कि इसका जो बेसिक एम है वो क्या है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो, सोशल इंस्टेबिलिटी है वो, जो रिसोर्सेज की लगातार हो रही डिप्लीशन है वो, ये सब आप कम कर सके या खत्म कर सके. दिस इज ऑल अबाउट दिस. Now, features of sustainable development. Now, what are the features of sustainable development? Point number 1, sustained rise in per capita income and economic welfare. Sustained rise की एक ऐसा इंक्रीमेंट लोगों की इनकम में. रियल इनकम से हमारा क्या मतलब है कि जो परचेजिंग पावर भी उनकी बढ़ाता रहे. मींस ऐसा ना हो कि अगर इनकम इतने से बढ़ी और प्राइस इतने से बढ़ गया तो देखा जाएगा तो नॉमिनल इनकम बढ़ रही है बट रियल इनकम गिर रही है. तो इनकम इस प्रोपोर्शन में बढ़े कि वो एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल के कंपैरिजन में अच्छी हो. सो देयर शुड बी अ सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम. नाउ sustainable development aims at potential average quality of life for all the present and future generation. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज पे एम करता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ आज और फ्यूचर जनरेशन में कैसी रहे. This will be possible only if there is sustained rise in per capita income. ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब पर कैपिटा इनकम में एक सस्टेन्ड राइज होगा, लोगों की पर पर्सन इनकम है वो बढ़े. दैट इज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड इंक्रीज अलोंग विद द इकोनॉमिक वेलफेयर ओवर टाइम. तो साथ साथ जब इकोनॉमिक वेलफेयर भी हमारा बढ़े. इकोनॉमिक वेलफेयर इज पॉसिबल only if national income rises because of increase in goods and services, not because of the rise in prices. कि आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर भी तभी बढ़ेगा जब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़े, लोगों की इनकम का लेवल बढ़े, ना कि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से. तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़नी चाहिए, पर पर्सन इनकम बढ़नी चाहिए.
तभी जाके ये वाली चीज पॉसिबल हो पाएगी। दूसरा, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि फ्यूचर जनरेशन इतनी एबल हो कि वो अपनी फ्यूचर में आने वाली जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइजेस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, इसके ऊपर एम्फसाइज मतलब इसके ऊपर फोकस करती है। इट मीन्स व्हाट वी शुड लीव टू द जनरेशन, a stock of quality of life, assets no less than what we have inherited, कि भाई हम आगे उतना ही पास ऑन करें जितना हमें पीछे से मिला है, ना कि उससे कम। We should ensure that future generation are able to use the same amount of resources that the present generation are using. That is the same thing. It can be achieved only if the rate of extraction of resources is less than the rate of their regeneration, जो कि आज की डेट में काफी मुश्किल है, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमें एक्सट्रैक्शन ज्यादा करनी पड़ती है और जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बड़ा लंबा वक्त लगता है सारी इन रिसोर्सेज को रीजनरेट होने में और बहुत जल्दी से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? राशनल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। राशनल यूज का मतलब कि बहुत सोच समझ के सेलेक्टेड चीजों का ही हमें इस्तेमाल करना है। इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एंड राशनल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, कि हम बहुत सोच समझ के उनका इस्तेमाल करें, उनकी वेस्टेज ना हो, हम जितना हो सके उनको रिसाइकल करें, मल्टीपल यूजेस में लें। दिस कैन बी डन ओनली इफ regenerative capacity of the world's natural ecological system is preserved. तो ये चीज तभी पॉसिबल है कि जो ये नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है हम इसको संभाल के रखें। रेट ऑफ डिपिक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, कि वही कि जिस रेट से ये डाउन जा रहे हैं उसी सेम रेट से हमें या उसी सेम स्पीड से हमें इनके सब्स्टिट्यूट भी तलाशने चाहिए। अगर ये गैप ज्यादा बड़ा हो गया तो ऐसा होगा कि डिप्लीशन बहुत जल्दी हो जाएगी और सब्स्टिट्यूट हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तभी ये वाली बात आप सारे व्यूअर्स को समझनी चाहिए, हमारे बच्चों को समझनी चाहिए कि क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमारे अर्थ में उसका लिमिटेड स्टॉक है। लाइक प्रेजेंटली जितना भी हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन के हिसाब से स्टॉक है दैट विल लास्ट फॉर लाइक ओनली 30 to 40 ईयर्स एट मैक्स इतना ही हमारे पास क्रूड ऑयल अर्थ में बचा है, जो प्रेजेंट कंजम्पशन के हिसाब से इतना टाइम तक चल सकता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, आर वी गोइंग टू वेट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ क्रूड ऑयल, कि हां जब क्रूड ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा देन विल स्टार्ट थिंकिंग? नो, वी आर गोइंग टू स्विच ऑन सम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी सून। Probably within 5 to 6 years, the picture would be completely different. We may switch to the electric source, in which we will run our vehicles on electricity. So, there should be a balance in between these two things: the rate of depletion and the rate of the speed of the discovery of new substitute. Fourth, control on population. Sustainable development targets that inefficiencies arising from pollution, air, water and noise should be corrected. कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको ये जो पॉल्यूशन है अलग अलग तरीके के उनको आपको कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज
in order to enhance the natural and built environment in ways that are compatible with conservation of natural assets for better quality of life for future generation. So वही कि एक अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए हमें नेचुरल एसेट को कुछ ऐसे कंजर्व करके चलना होगा कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे. स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज कि हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट रैशनल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. कि हम सोच समझ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो. दैट इज नॉन रिन्यूएबल गाइस, नॉट ऑन रिन्यूएबल. इन अ मैनर सच दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एंजॉयड बाय बोथ प्रेजेंट जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशन. तो ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है. वी नाउ स्टडी सम पॉसिबल स्ट्रैटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया. कि क्या पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे और बढ़ावा देने के लिए. यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. क्या होते हैं ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जरा पहले हम इस पे बात करते हैं. गाइस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो अभी तक रूटीन में नहीं थे, जो अभी तक लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं थे, जिन पे रिसर्च चल रही थी. लाइक टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. लाइक सोलर एनर्जी आज की डेट में काफी ज्यादा फैल चुका है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, बट स्टिल इसको हमें और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना होगा ताकि नॉर्मल हाउस होल्ड भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे. और ये नॉर्मल हाउस होल्ड के पास अगर ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आएंगी तो वो कन्वेंशनल को छोड़ के नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना पसंद करेंगे. इंडिया डिपेंड्स ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर रिक्वायरमेंट्स, बट बोथ ऑफ दीज हैव एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट. थर्मल का भी और हाइड्रो का भी. Thermal power plants emit large quantity of carbon dioxide and produce fly ash which pollute the environment. Hydroelectric projects inundate forest and interfere with the natural flow of water. ये उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. Wind power and solar rays are the cleaner and the greener energy sources which can effectively replace thermal power and hydropower if technological progress can be made to explore them on a very large scale. तो अगर हम किसी तरीके से विंड पावर और सोलर एनर्जी पर और अच्छी रिसर्च कर पाए, उसे और ज्यादा एक्सेसिबल बना पाए, लोगों के लिए अफोर्डेबल बना पाए, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी एज कंपेयर टू दी थर्मल एंड दिस हाइड्रो पावर प्लांट्स. Wind turbines move with the wind and generate electricity. India is naturally endowed with large quantity of solar energy in the form of sunlight. With the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. Simple. तो ये अपनी सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी है जो सिंपल रेस से, सोलर रेस से इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है. दो इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इज हाई बट द बेनिफिट्स आर हायर इन दी लॉन्ग रन. इसीलिए
ये आज भी बहुत सारे हाउस होल्ड्स के लिए अफोर्डेबल नहीं है, कि बहुत महंगा सेटअप है इसका, और इतने महंगे सेटअप का फायदा खाली लॉन्ग रन में दिखेगा, शॉर्ट रन में नहीं। इसीलिए हमें इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए और इसे और ज्यादा हमें अफोर्डेबल बनाना चाहिए। एनकरेजिंग यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, हम क्लीनर फ्यूल की यूसेज को एनकरेज करें, लोगों को बोलें कि अब आप इस पे स्विच करें, क्योंकि अगर क्लीनर फ्यूल पे नहीं आए तो एनवायरमेंट की हालत और बैड से वर्स हो जाएगी। तो रूरल एरियाज में हमें क्या मैसेज पास ऑन करने की जरूरत है? इन रूरल एरियाज हाउसहोल्ड्स जनरली यूज वुड, dung cake और अदर बायोमास एज फ्यूल, ये सब वो इस्तेमाल करते हैं। दिस कंजम्पशन पैटर्न हैज नेगेटिव इंपैक्ट लाइक डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इन ग्रीन कवर, एयर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो हाउस होल्ड के अंदर ये जो काउ डंग इस्तेमाल होता है, जो वुड इस्तेमाल होती है, जो दूसरे बायोमास की चीजें एज फ्यूल इस्तेमाल होती हैं, ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लेकर आते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट उनके साथ जोड़ते हैं कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। नाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, Government provides subsidized LPG in rural areas. LPG सिलेंडर्स सब्सिडाइज्ड रेट पर रूरल एरियाज में गवर्नमेंट इशू करा रही है, ताकि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इससे वो कम हो, लोगों को जो हेल्थ इश्यूज उससे हो रहे थे वो कम हो, और एक क्लीनर एनवायरनमेंट वहां पर बनाया जा सके। इन एडिशन, Gobar gas plants are being provided through easy loans and subsidy. Gas is used as fuels. Fine. So basically cow dung is used to make gas, and that gas is used as a source of energy. Now these both are the examples of cleaner fuels. These help in reducing pollution and energy wastage is minimized. Simple. तो ये कैसे हेल्प कर रहा है? आपकी बहुत मायनों में आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपकी इकोनॉमी के अंदर पॉल्यूशन को और जो एनर्जी की वेस्टेज है उसको कम करेगा। नेक्स्ट, अर्बन एरियाज में क्या करने की जरूरत है? In urban areas, motorized vehicles create air pollution and have maximum negative impact on general health of the population. तो अर्बन एरियाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो है मोटर व्हीकल्स, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से इनकी क्वांटिटी पे कंट्रोल किया जाए, इनकी कंजम्पशन पे कंट्रोल किया जाए, या नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। In urban areas, the use of CNG as fuel in public transport system has significantly lowered the air pollution. तो CNG का इस्तेमाल स्पेशली एज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसने काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है। And the government is trying to explore more in the field of the usage of CNG as a main source of energy. They are trying their best. Setting the mini hydel plants
In mountainous regions, streams can be found almost everywhere. A large percentage of such streams are perennial. Many hydel plants use the energy of such streams to move small turbines. The turbines generate electricity which can be used locally. Such power plants are environment friendly as they do not change the land use pattern in areas where they are located. They generate enough power to meet local demands. Simple. So, ऐसे जो नेचुरल झरने हैं, उन झरनों की उस स्पीड का इस्तेमाल टरबाइंस को घुमाने में लगाया जाए, जो टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिस इलेक्ट्रिसिटी से लोकल एरियाज की डिमांड को पूरा किया जाए. दे डू नॉट नीड लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर्स एंड केबल्स एंड अवॉइड ट्रांसमिशन लॉस. कि इसमें ज्यादा लंबे टावर्स की, बड़े बड़े वायर्स की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसमिशन लॉस भी नहीं होगा. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. चौथा पॉइंट. इन ओल्डर टाइम्स इंडियन पीपल यूज्ड टू बी क्लोज टू द एनवायरमेंट. All their production and consumption activities, whether agriculture system, healthcare system, housing, transport, etc., were environment friendly. कि ये environment friendly थे. With modernization, we have drifted away from the traditional system and caused large scale damage to the environment and also to the rural heritage. तो इसकी वजह से जो हम ये मॉडर्नाइज हो गए हैं, जो हमने हमारे पुराने एग्रीकल्चर सिस्टम को छोड़ के हम नए मॉडर्नाइज चीजों पर आए हैं, उसकी वजह से हमारी रूरल हेरिटेज को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है. Now it is the time to realize the importance of being environment friendly. One example is in healthcare. India has 15,000 species of plants which have the medicinal properties, जिसमें कुछ ना कुछ दवाइयों के गुण हैं जिन्हें हम एज मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगेन, क्योंकि हम अपनी इन ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ के मॉडर्न चीजों पे स्विच कर चुके हैं, तो ये सारी प्लांट की स्पीशीज जिसमें कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं, उनको हमने पीछे छोड़ दिया है. We did ignore our traditional system such as the Ayush, which is popularly known as Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Naturopathy and Homeopathy. Now, system which is very effective. Now, these systems are in demand again for treating chronic health problems. People have started demanding organic and herbal products. अब लोगों ने इसकी डिमांड करनी शुरू कर दी है. फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, फेस क्रीम्स एक्सेट्रा. तो धीरे धीरे लोग हर्बल और ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर स्विच कर रहे हैं और इनकी डिमांड कर रहे हैं. Now these products are environment friendly and are relatively free from side effects. Also, they do not involve large scale industrial and chemical processing. Then 7th point, organic farming. ये बहुत ही important point है guys. That is farming, not farming.
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? इन विच वी यूज द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, in which we use the natural seeds, we use the natural fertilizers, any pesticide, but nothing would be chemical based, everything would be natural. Increased use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides do help in increasing the production, ये प्रोडक्शन में मदद करते हैं, but it would lead to pollution and other harm to our environmental resources. तो ये जो बढ़ता हुआ फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारी एनवायरमेंट को, हमारी क्रॉप्स को, जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका सॉल्यूशन है. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स सॉइल हेल्थ, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल की हेल्थ पे ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ द हेल्थ ऑफ अ प्लांट. इट यूजेस ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, इट डिस्कार्ड्स the use of chemical inputs which erodes soil fertility, कि ये ऐसे हर केमिकल इनपुट को हटाता है, खत्म करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करे. Thus, organic farming is suitable to sustain agricultural development, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा सूटेबल है अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहते हो तो. ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स टू बी एनकरेज्ड सो दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो लैंड की, जो सॉइल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बनी रहे. Now let us talk about the questions and answers of this chapter, guys. पहला पॉइंट, डिफाइन एनवायरमेंट. क्या होता है एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल planetary inheritance and the totality of all resources, कि जितना भी आपको अर्थ पे दिख रहा है वो सब एनवायरमेंट है. सिंपल. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स, जिनमें लाइफ होती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द बेस्ट एग्जांपल. व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट कितना लोड उठा सकता है. Carrying capacity of the environment implies the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resources and the waste generated are within the absorption capacity of environment. कि environment की absorption capacity के अंदर ही अंदर होने चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी इकोनॉमी, जहां पे भी हैं आप, वहां पर जिस स्पीड से रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जा रहा है वो स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस स्पीड से जिस स्पीड से वो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, वरना रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो जाएगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और सारा एनवायरमेंट सिस्टम खराब हो जाएगा. गिव द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्या होते हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से नए हो जाएं, जो वापस से इस्तेमाल किए जा सके. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड, सच एज ट्रीज, फिशेज एक्सेट्रा. सो अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड में
उनका यूज करोगे, वही जैसा हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा कि जिस स्पीड से वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से आपको उनको रीजनरेट करना चाहिए। तो सेम चीज ट्रीज के साथ भी होती है, सेम चीज फिशेस के साथ भी होती है, सेम चीज बाकी सारी चीजों के साथ भी होती है जो हम यूज करते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेस जो दोबारा से बने, जो दोबारा से नेचर रेडी कर सके। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जो दोबारा से नहीं बन सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज refers to those resources which get exhausted with extraction and use such as fossil fuel, coal, etc. तो जो आपकी कंट्री के अंदर ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो दोबारा यूज में नहीं आ सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। What happens when the rate of resource extraction exceeds that of their regeneration? तो सिंपल सी बात है कि टाइम से पहले वो एक्सटेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्राइसिस आ जाएगा। Then environment fails to perform its vital function of life's sustenance and it leads to the situation of environmental क्राइसिस। तो इससे क्या आ जाएगा? एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। गिव द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है कि किस स्पीड से जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको कैसे वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट to absorb the degradation done by us, कि किस स्पीड से वो उसे एब्जॉर्ब कर रही है। Why have some resources become extinct? वही कि जिस स्पीड से वो रीजनरेट होती थी उससे कई ज्यादा स्पीड से हमने उसका इस्तेमाल कर लिया होगा। Some resources have become extinct because their extraction has been above the rate of their regeneration. बिल्कुल सही बात। What is global warming? ये भी आपको पता है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है इसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एंड द ओशन। सिंपल। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि दो एग्जाम्पल दें। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। सिंपल सा पॉइंट कि जो फॉसिल फ्यूल है उनकी क्या एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा एक्सेसिव ट्री, जो ट्री की कटिंग हो रही है वो भी बहुत ज्यादा है, तो ये ओवर यूज दिखा रहा है रिसोर्सेज का। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development is that process of development in which meets the needs of the present generation without reducing the ability of future generation to meet their own needs. Simple. उनकी ये नीड को कॉम्प्रोमाइज करे बिना हम आज की अपनी नीड्स को पूरा करें। Give two examples of misuse of resources. So use of wood as the household fuel, use of rivers to absorb industrial waste, तो ये misuse है उसका। State the two major environmental issues the world is facing today. तो पहला तो यही है depletion of natural resources और दूसरा environmental degradation। तो ये दो बहुत बड़े इश्यूज है जिसको आज की डेट में पूरी दुनिया फेस कर रही है। हम सब उससे जूझ रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकले या हम किसी दूसरी अच्छे सब्स्टिट्यूट पे स्विच करें। मेंशन एनी वन मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। द प्रमोशन ऑफ द क्लीनर फ्यूल लाइक यूज ऑफ CNG, LPG, etc. Give the name of
two movement which aimed at protecting forest. पहला चिपको मूवमेंट और दूसरा अपीको मूवमेंट. आप सबको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि चिपको और अपीको दोनों सेम मूवमेंट थी, बस चिपको मूवमेंट वाज इन साउथ इंडिया, अपीको वाज इन चिपको वाज इन नॉर्थ इंडिया एंड अपीको वाज इन साउथ इंडिया. तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वाज सेम, ओनली द नेम वाज डिफरेंट. स्टेट 2 बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट. तो पहला तो क्या है, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, के नेचुरल रिसोर्सेज की जो है एक्सेस में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो. देन स्टेट मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मेन फंक्शन बताया. तो बोर्ड investigates, collects, disseminate information related to water, air and land pollution. This is not long, there should be land pollution. Lay down standards of sewage, trade, effluents and emissions. तो बेसिकली वही कि जितने भी तरीके के पॉल्यूशन है उनके बारे में डाटा रिकॉर्ड करना, उससे फर्दर पॉलिसीज बनाना, आगे लोगों को उसके लिए अवेयर करना, ये सब इस पर्टिकुलर बोर्ड का काम है. फाइन. सो गाइज ये था हमारा चैप्टर एनवायरमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो वी आर डन विद द चैप्टर. सो नाउ आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद ओनली वन यूनिट इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट यूनिट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट यूनिट is based upon the comparative study of India with its neighbors. And we'll talk about the two neighbors, that is Pakistan and China. So you can say that this unit is all about a comparative study between India, Pakistan and China. Fine. And in which you will study about so many interesting things and interesting facts. Till then, study hard guys. इनमें कंटेंट बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज की इसमें जरूरत पड़ती है. फाइन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कम बैक सून विद द न्यू यूनिट. कीप वॉचिंग अस एंड यस, स्टडी हार्ड गाइज. थैंक यू सो मच.